हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मक्का मेज़। क्या स्टार्ट करने वाले हैं वो दोस्तों? मेज़ यानी कि मक्का। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। जो मेज़ का बॉटनिकल नेम होता है जिया मेज़ होता है। क्या होता है दोस्तों? जिया मेज़। मक्के का वानस्पतिक नाम क्या होता है? जिया मेज़। इसकी फैमिली है दोस्तों, क्या है फैमिली? ग्रेमिनी या पोएसी है। ग्रेमिनी कह सकते हैं, लेकिन अब ज़्यादातर पोएसी आता है। क्या आता है दोस्तों? पोएसी पूछा जाता है। इसका जो ओरिजिन है दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका। कहाँ है? मैक्सिको, यानी कि मैक्सिको, साउथ अमेरिका या मैक्सिको। इसमें गुणसूत्रों की संख्या है दोस्तों 2n बराबर 20। परागण होता है इसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है। क्या होता है दोस्तों? क्रॉस पोलिनेशन या परपरागण होता है। कौन सा होता है दोस्तों? क्रॉस पोलिनेशन या परपरागण। इसका जो पुष्प क्रम होता है वो टेसल होता है, वो नर पुष्प के होता है। और सिल्क होता है वो मादा पुष्प होता है। सिल्क को कोब भी कहा जाता है। सिल्क को क्या कहा जाता है? कोब ये क्या है? मादा पुष्पक्रम है। इसमें क्या है, दो अलग अलग हैं। नर पुष्पक्रम को टेसल और मादा पुष्पक्रम को सिल्क कहते हैं। अब इसके जो अन्य नाम क्या हैं? मक्का के अनाजों की रानी कहते हैं, क्वीन ऑफ सीरियल्स, अमेरिका के रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, फसलों की ड्रोसोफिला कहा जाता है और अविश्वसनीय फसल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अनाजों की रानी क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों इसका, इसलिए इसको अनाजों की रानी कहते हैं। अमेरिका की रीढ़ की हड्डी क्यों कहते हैं? क्योंकि अमेरिका का जो मुख्य उत्पाद है सुअर का मांस होता है। तो जो सुअर के मांस है, तो जो सुअर का प्रमुख भोजन है मक्का। तो क्या है कि दोस्तों मक्का सुअरों का प्रमुख भोजन है, और जो सुअर हैं वो अमेरिका के लोगों का क्या है? प्रमुख भोजन है या मांस है। तो जो सुअरों को मक्का बहुत अच्छी लगती है, इसलिए ये अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। फसलों की ड्रोसोफिला क्यों कहा जाता है दोस्तों? फसलों की ड्रोसोफिला इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी सर्वाधिक वैज्ञानिक प्रयोग है ना, जो मक्का पर ही किए गए हैं दोस्तों। क्या किए गए हैं? सर्वाधिक प्रयोग मक्का पर ही किए गए हैं, इसलिए इसे फसलों की ड्रोसोफिला कहा जाता है। ड्रोसोफिला दोस्तों फल मक्खी है। तो जो क्योंकि सारे कीट फल मक्खी प्रयोग करे गए थे सारे कार्य, इसलिए उसको ड्रोसोफिला बोलते हैं। ये इसलिए फसलों में सर्वाधिक वैज्ञानिक कार्य मक्का पर ही किए गए हैं, इसलिए इसको फसलों की ड्रोसोफिला कहा जाता है। और अविश्वसनीय फसल क्योंकि दोस्तों जो भी अनाज खाद्यान्न फसलें होती हैं उसमें मक्के का सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है, हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है, इसलिए अविश्वसनीय फसल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मक्का में लगभग 8 से 10% प्रोटीन एवं 70% स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? 8 से 10% प्रोटीन और 70% स्टार्च पाया जाता है, जिसका उपयोग बायोफ्यूल एवं डेक्सट्रोज शर्करा के निर्माण में किया जाता है। अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक उत्पादन देने की क्षमता मक्का की है, इस कारण मक्का को क्या कहते हैं? अनाजों की रानी कहा जाता है। मक्का का सुअरों का एक प्रसिद्ध भोजन है तथा सुअर अमेरिका निवासियों का एक प्रमुख भोजन है, इस कारण मक्का को अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। सस्य विज्ञान की फसलों में सर्वाधिक अनुसंधान कार्य या मक्का पर हुए हैं, इस कारण मक्का को फसलों की क्या कहा जाता है? ड्रोसोफिला कहा जाता है। मक्का के बीजों से सल्फर पाउडर की उपस्थिति में स्टार्च निष्कासन किया जाता है। मक्का के बीजों से जो सल्फर पाउडर है उसकी उपस्थिति में स्टार्च को निष्कासित किया जाता है, तथा ग्रेमिनी परिवार में स्टार्च केवल मक्का में ही पाया जाता है, इस कारण इसे क्या कहते हैं? अविश्वसनीय फसल के नाम से जानते हैं। मिर्केली आश्चर्यजनक या अविश्वसनीय फसल के नाम से किसको जानते हैं दोस्तों? मक्का। चलिए दोस्तों, मक्का की प्रोटीन को क्या कहते हैं? जीन प्रोटीन कहते हैं, तथा इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन क्या होती है? कमी होती है। किसकी? लाइसिन व ट्रिप्टोफैन की क्या होती है? फैन की कमी होती है। और जो मैथियोनिन एमिलोबल है वो अच्छा होता है, मतलब प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक गुणवत्ता वाला साइलेज मक्का से तैयार किया जाता है। जो साइलेज क्या होता है दोस्तों? हरे चारे को, मतलब हरे पदार्थ को गड्ढे में रखकर संरक्षित किया जाता है, वो साइलेज होता है, जो कि सबसे अच्छा प्रकार का होता है। साइलेज सबसे अच्छा किसका बनता है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होती है? सर्वाधिक होती है, क्योंकि मक्के में
स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट वो है उसकी मात्रा क्या है 70% है स्टार्च की मात्रा, इसलिए इससे अच्छा बनता है। अब देखो दोस्तों अपन जो बॉटनी पढ़ेंगे या वनस्पति पढ़ेंगे इसकी, किसकी, मक्का की। तो ये देखो दोस्तों मक्का का प्लांट है। मक्के में दो प्रकार की जड़ें होती हैं, एक तो प्रारंभिक जड़ें होती हैं और एक बेस जड़ें होती हैं या प्रोप जड़ें होती हैं, जो कि इसको क्या करती हैं, सहारा देने का कार्य करती हैं। तो ये क्या है दोस्तों, बेस या प्रोप जड़ें जो सहारा देने का कार्य करती हैं। ये सिल्क यानी कि जो छोटे छोटे बाल निकलते हैं उसमें से जो स्टाइल होती है वो लंबे बालों के रूप में पाई जाती है, वो सिल्क कहलाते हैं, जो कि क्या होते हैं, मादा जननांग होते हैं, या उससे भुट्टा या कह सकते हैं या कोब कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो ऊपरी भाग होते हैं ये बाल रूपी ये हैं, ये क्या है, नर भाग है, टेसल कहलाता है। नर भाग क्या कहलाता है दोस्तों, टेसल कहलाता है। दोस्तों मक्का क्या है कि प्रोटोगाइनी है। क्या है दोस्तों, प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी क्या होता है दोस्तों कि जो नर पुष्पक्रम मादा पुष्पक्रम से पहले परिपक्व हो जाते हैं या वो पहले आते हैं, तो वो क्या है, प्रोटोगाइनी हो जाता। मादा पुष्पक्रम प्रोटोगाइनी है। प्रोटोएंडस में नर पुष्पक्रम पहले होता है, प्रोटोगाइनी में बाद में। तो इन जो टेसल और सिल्किंग दोनों स्टेज में अंतराल 7 से 10 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 7 से 10 दिन का अंतराल होता है। यानी कि सबसे पहले टेसल भाग आता है, उसके बाद इसका मादा पुष्पक्रम का भाग आता है। टेसलिंग क्या होती है, टेसलिंग का मक्का में टेसल नर भाग आने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, टेसलिंग की प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि नर पुष्प के आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, टेसलिंग कहलाती है। सिल्किंग क्या है, मक्का में सिल्क यानी कि मादा भाग के आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सिल्किंग कहलाती है। सिल्किंग अवस्था बुआई के लगभग कितने 50 से 60 दिन पर आती है, 50 से 60 दिन में आती है। ठीक है दोस्तों। एवं टेसलिंग अवस्था 7 से 10 दिन बाद आती है। जो टेसलिंग अवस्था है वो 7 से 10 दिन बाद आती है। ठीक है। इनके अंतराल दोनों क्या होते हैं, 7 से 10 दिन का होता है सिल्किंग और टेसलिंग में आने का। ठीक है दोस्तों। और अब डिटेसलिंग क्या होती है, डिटेसलिंग एक प्रक्रिया होती है जो कि इसमें मक्के में करते हैं अपन डिटेसलिंग, यानी कि जो टेसल होता है या टेसल की जो हटाने की, इसको काट के हटा दिया, अलग कर दिया जाता है, उस प्रक्रिया क्या कहते हैं दोस्तों, डिटेसलिंग कहते हैं। डिटेसलिंग क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें परपरागण होता है, तो अपन जो परपरागण को रोकने के लिए डिटेसलिंग का प्रयोग करते हैं। डिटेसलिंग देखते हैं क्या है। परपरागण को रोकने को परपरागण को बढ़ावा देने के लिए, परपरागण रोकने के लिए नहीं, परपरागण को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि इसके इसी पे गिरेंगे तो ये स्वपरागण माना जाएगा। तो इसमें दूसरे पौधे के आएंगे तो ये परपरागण हो जाएगा, या वैसे अपनी इच्छा से। तो परपरागण को बढ़ावा देने के लिए या स्वपरागण को रोकने हेतु मक्का में डिटेसलिंग की जाती है। हटा देने की प्रक्रिया डिटेसलिंग कहलाती है, यानी कि टेसलों को हटा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, डिटेसलिंग कहलाती है। अब दो टर्मिनोलॉजी देखते हैं, मोनोसियस और एक डायोसियस। मोनोसियस दोस्तों, मोनोसियस क्या है, द्विलिंगाश्रयी है, और डायोसियस होता है एक लिंगाश्रयी। तो आपको कभी कभी कंफ्यूज होता है कि डायोसियस यानी कि डाई आ रहा है यानी कि दो, नहीं, डायोसियस एक लिंगाश्रयी होता है, मोनोसियस क्या होता है, दो लिंगाश्रयी होता है। मोनोसियस होता क्या है, नर एवं मादा भाग का एक ही पुष्प या एक ही पौधे पर पाया जाना क्या कहलाता है, या द्विलिंगाश्रय या मोनोसियस। जैसे कि उदाहरण है मक्का, एग्जाम्पल इसका क्या है, मक्का। यानी कि नर और मादा पुष्प क्रम का एक ही पुष्प या एक ही पौधे पर पाया जाना क्या कहलाता है, मोनोसियस। डायोसियस क्या है, नर एवं मादा भाग का अलग अलग पौधों में पाया जाना डायोसियस कहलाता है। यानी कि नर और मादा भाग, ये नर भाग है एक अलग पौधे में होगा और मादा भाग अलग पौधे में होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डायोसियस या द्विलिंगाश्रय कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि पपीता है, खजूर है, सीताफल है, चीकू है। दोस्तों इनमें क्या है कि जो नर भाग है वो अलग पौधों में पाया जाता है, इसलिए अपन पपीता की कल्टीवेशन करने के लिए 10:1 में लगाए जाते हैं। यानी कि 10 पौधे लगाएंगे पपीते के, तो एक पौधा उनमें नर का पौधा रखा जाएगा, ये एक लिंगाश्रय। अब दोस्तों अगला है एक प्रोटो एंट्री और एक प्रोटोगाइनी। एंट्री यानी कि एंट्री यानी कि एंथर ले सकते हैं इसको सिंपल तरीके से याद करने के लिए। एंथर यानी कि एंथर क्या होते हैं, परागकण होते हैं जो कि नर भाग होता है। और गायनी यानी कि गायनी यानी कि जननांग होता है, गायनोसियस, तो ये क्या है, स्त्री है। यानी कि प्रोटोएंटस में क्या होता है, जो नर जननांग है वो पहले आएंगे,
नर भाग का मादा भाग से पूर्व परिपक्व होना क्या कहलाता है? प्रोटोएंड्रस कहलाता है। तो जो मक्का है वो प्रोटोएंड्रस है, यानी कि जो इसमें नर जननांग पहले परिपक्व होते हैं तो मक्का क्या है? प्रोटोएंड्रस है। और जो मादा भाग का नर भाग से पूर्व परिपक्व होना, गाय नहीं यानी कि पहले परिपक्व होना, तो प्रोटोएंड्रस है। वो बाजरा है वो दोस्तों क्या है? प्रोटोगायनी है। ठीक है दोस्तों। अगला चाहे बेस और प्रोप जड़ मैंने आपको बताई दी क्या होती हैं, यानी कि ये बेस और प्रोप जड़ें क्या होती हैं? सीप और पादपों में भूमि से ऊपर पाई जाने वाली हरे गुलाबी रंग की जड़ें हैं जिनका प्रमुख कार्य है पौधे को आधार प्रदान करना होता है। ठीक है दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट, मक्का ग्रेमिनी कुल का एकमात्र एक ऐसा सदस्य है जिसमें कल्ले नहीं फूटते। मतलब ग्रेमिनी कुल का एकमात्र सदस्य है जिसमें कल्ले नहीं फूटते। किसमें? मक्के में। साथ में दोस्तों ये ज्वार होती है, सोरगम बाइकोलर में, इसमें भी क्या है? कल्ले नहीं फूटते। मक्का की उत्पत्ति पुरानी प्रजाति टियोसेंटी यूकालिना मैक्सिकाना से, यानी कि टियोसेंटी से हुई है। तो इसके मक्का का पूर्वज क्या है? टायोसेंटी है। अब दोस्तों हम देखते हैं मक्का का क्या है? वर्गीकरण पढ़ते हैं। मक्का को क्या है दोस्तों? सात कैटेगरियों में रखा गया है। 7 प्रकार की मक्का है। मक्का को अपन कैटेगरी, एक है दोस्तों डेंट मक्का। डेंट से अपन याद रख सकते हैं इंडेंटाटा, यानी कि इंडेंटाटा। डेंट यानी कि जो दांत है वो सफ़ेद है, वो सर्वाधिक यूएसए से लगा सकते हैं। और एक है दोस्तों एफ बी से याद रख सकते हैं, आप सब लोग फेसबुक चलाते हैं। एफ बी यानी कि फ्लीवेंट मक्का। फ्लीवेंट मक्का सर्वाधिक कहाँ? बी यानी कि भारत में। भारत को इंग्लिश में कहते हैं इंडियन, तो इंडियन टाटा, इंडिया कहते हैं तो इंडियन टाटा कह सकते हैं इसका वनस्पति के नाम। एक है सेकेराटा। सेकेराटा क्या है? मीठी है, स्वीट है। स्वीट कॉर्न को कह सकते हैं सेकेराटा। ठीक है। अगला देखते हैं आगे, मैं बताते हैं। डेंट मक्का, इसका नाम है जिया मेज इंडेंटाटा। इंडेंटाटा यह मक्का दिखने में दांत के समान होती है। इस तरह की मक्का का सर्वाधिक उपयोग अमेरिका में सूअरों को खिलाने के लिए किया जाता है। सूअरों को खिलाने के लिए क्या किया जाता है? डेंट मक्का यूज रखते हैं अमेरिका में। फ्लीवेंट मक्का मैंने बताई दी दोस्तों, इसकी ट्रिक है एफ बी से, यानी फ्लीवेंट से, यानी कि भारत में सर्वाधिक होती है। और जो इसका नाम भारतीय मक्का कहते हैं। और इंडियन टाटा, इंडिया है तो इंडियन टाटा कर सकते हैं, तो यानी कि जियामेज इंडूराटा इसका वनस्पति नाम हो गया। ये सर्वाधिक भारत में उगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारतीय मक्का। एक है मीठी मक्का। मीठी को अपन क्या कहते हैं? स्वीट से याद रखेंगे दोस्तों सेकेराटा। स्वीट किस में होता है? सेकेराटा। इसका वनस्पति नाम है जियामेज सेकेराटा, स्वीट से। मीठी मक्का अमेरिका द्वारा निर्मित की गई थी, इस कारण इसका नाम स्वीट कॉर्न भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों एक पॉपकॉर्न। इसको अपन जो पॉपकॉर्न बनाने में यूज करते हैं, पॉपकॉर्न बनाने में। ठीक है दोस्तों। इसका नाम है एवराटा, जियामेस एवराटा, जिसका वनस्पति नाम क्या है? जियामेस एवराटा। इसका उपयोग पॉपकॉर्न, स्नैक्स आदि बनाने में किया जाता है। पॉपकॉर्न बनाने में मतलब क्या होता है दोस्तों? इसमें जब इसके बीज को गर्म चीज़ पर तपाया जाता है तो इसके जो अंदर का जो स्टार्च में पदार्थ होता है वो गर्म होकर लावा के रूप में बाहर निकल जाता है, तो वो क्या? पॉप कहते हैं। पॉपिंग क्या है ये बताई दिया। पॉपकॉर्न से पॉप मक्का से पॉपकॉर्न बनाने की प्रक्रिया पॉपिंग कहलाती है। पॉपिंग के लिए 173 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 173 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पॉप बना। पौड मक्का क्या है? एक पौड मक्का जियामेज टुनिकाटा, पौड मक्का कहते हैं, टुनिकाटा है इसका नाम, वनस्पति जियामेज। यह मक्का की सबसे पुरानी प्रजाति है। कौन सी दोस्तों पुरानी प्रजाति? पौड मक्का है। अगला दोस्तों बैक्सी मक्का। बैक्सी मक्का क्या है? वनस्पति नाम इसका जियामेज सेकेराटा है, वैक्स सेकेराटिन, और यह मक्का चाइना में उगाई जाती है। अगला है दोस्तों सॉफ्ट कॉर्न। इसका नाम है जियामेज एमाइलेसिया। एमाइलेसिया यानी कि शॉर्ट होता है। इस मक्का में 78% क्या पाया जाता है? एमाइले, एवं 22% क्या पाया जाता है? एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना क्या है जो मेज़ है, मेज़ का क्या हो गया? क्लासिफिकेशन हो गया। मक्के का क्या हो गया? वर्गीकरण हो गया। 7 प्रकार की होती है, 7 कैटेगरी में होती है। ठीक है दोस्तों। अगला चलते हैं अपन इसकी जलवायु एवं मृदा। इसके लिए जलवायु कितनी, मृदा क्या है, ये अगले देखते हैं। मक्का एक दिवस निष्प्रभावी पादप है, यानी कि NDP पादप है, न्यूट्रल डे प्लांट है दोस्तों। इसको कोई प्रकाश तापमान की वैसे कोई निश्चित प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है।
ये दक्षिण राजस्थान की तीनों ऋतुओं खरीफ रबी जायद में उगाई जाती हैं। इसके लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता है मक्का के अंकुरण के लिए, और जो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसकी वृद्धि हेतु उपयुक्त होता है। यानी कि 21 डिग्री तो अंकुरण के लिए चाहिए इसको, और 32 डिग्री वृद्धि के लिए चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये अपना तापमान की बात हुई। इसके लिए लाल दोमट मृदाएं उपयुक्त होती हैं। लाल दोमट मृदाएं सर्वाधिक उपयुक्त होती हैं। मक्का की शुरुआती अवस्था में जलमग्नता पानी भराव में लवणीयता के अत्यधिक संवेदनशील होती है। अर्थात मक्का में शुरुआती अवस्था में जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा होती है, क्योंकि जल भराव होता है तो वो क्या पौधा गिर जाता है, तो ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए। परंतु पकने के दौरान यही इन दोनों परिस्थितियों के प्रति सर्वाधिक प्रतिरोधी हो जाती है। यानी कि जो 50 से 60 दिन बाद जो मक्का है इन दोनों के प्रति सर्वाधिक प्रतिरोधी हो जाती है। लेकिन जो शुरुआती अवस्था में है, यानी कि 20 से 30 दिन जो फर्स्ट के होते हैं, उस समय ये वाटर लॉगिंग के प्रति क्या होती है, संवेदनशील होती है। वाटर लॉगिंग और लवणीयता क्षारीयता के प्रति। अब अगला है देखें तो बीज दर है, बुआई का समय और बीज उपचार है। बीज दर तो क्या है, जो संकर हाइब्रिड किस्में होती हैं इसकी दोस्तों, इसकी 3 प्रकार की किस्में हैं। एक हाइब्रिड किस्में हैं, एक कंपोजिट किस्में हैं, और एक सिंपली किस्में हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो हाइब्रिड किस्म के लिए अपन 20 से 25 kg पर हेक्टेयर सीड रेट की आवश्यकता है। कितनी है दोस्तों, 20 से 25 kg, 20 से 25 kg पर हेक्टेयर सीड की आवश्यकता है। संकुल किस्मों के लिए दोस्तों 15 से 20 kg पर हेक्टेयर सीड रेट की ज़रूरत पड़ती है। कितनी दोस्तों, 15 से, ठीक है दोस्तों। इसमें पंक्ति से पंक्ति में बुआई और पंक्ति से, इसमें दोस्तों पंक्ति से पंक्ति की दूरी आगे, इसमें क्या है दोस्तों, पंक्ति से पंक्ति की दूरी अपन रख सकते हैं 60 से 75 सेंटीमीटर रखते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं दोस्तों 20 से 25 सेंटीमीटर। इसमें क्या है दोस्तों, जो प्रति हेक्टेयर पौधे की संख्या आती है, इसमें 66,666 पौधे 1 हेक्टेयर में लगाए जाएंगे। अब दोस्तों जो 6,666 पौधे हैं वो कैसे निकाला जाएगा, जैसे कि 10,000 बटे R/P, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी अपन प्लांट से प्लांट की दूरी से ज्ञात करके अपन इसकी जो पौधों की संख्या निकाल सकते हैं। यानी कि पौधों की संख्या, यानी कि 75 है तो 0.75 मीटर में बदल लेंगे पहले इनको, और उसी हिसाब से अपन इसमें दूरी, मतलब पौधों की संख्या निकाल सकते हैं। तो एक मतलब 1 हेक्टेयर में 66,666 प्लांट आते हैं। बुआई का समय दोस्तों जुलाई का प्रथम सप्ताह। बीज उपचार विधि है FIR विधि। यानी कि FIR विधि क्या होती है, पहले क्या है फंगीसाइड से उपचारित करेंगे, फिर इंसेक्टिसाइड से उपचारित करेंगे, और राइजोबियम से। अगर ये लैंगियम क्रॉप है तो इसको राइजोबियम से उपचारित करेंगे, लैंगियम क्रॉप नहीं है तो नहीं है। यानी कि पहले सबसे पहले फंगीसाइड यानी फफूंदनाशक, बाद में इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं खरपतवार नियंत्रण। इसमें मुख्यतः खरपतवार क्या हैं, कितने हैं, कितने नहीं हैं, वो अपन आगे देखते हैं। स्ट्राइगर रुखड़ी यह है अर्ध परजीवी पादपों का, मतलब अर्ध जड़ परजीवी है। स्ट्राइगा क्या है, एक अर्ध परजीवी अर्ध जड़, यानी क्या है सेमी रूट पैरासाइट है। क्या है, सेमी रूट पैरासाइट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, रुखड़ी। तो ये क्या है कि जो सीपोर पादपों का एक प्रमुख खरपतवार है। कौन सा, स्ट्राइगा सीपोर पादपों को, सीमाजीन सीपोर पादपों हेतु एक प्रमुख खरपतवार न है, परंतु मक्का, ज्वार एवं बाजरा में सर्वाधिक एट्राजीन का प्रयोग किया जाता है। जो सीपोर पादपों के लिए सीमाजीन तो सबसे बेस्ट है, लेकिन जो मक्का, ज्वार, बाजरा है, इनमें क्या करते हैं, एट्राजीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, क्योंकि एट्राजीन कम समय में सर्वाधिक अच्छे परिणाम देता है, जबकि सीमाजीन 1 से 1.5 साल तक जो अपना प्रभाव छोड़ता है, लेकिन जो एट्राजीन है अपना इतना प्रभाव नहीं छोड़ता इस पर, और एट्राजीन परिणाम सबसे पहले अच्छा दे देता है, इसलिए सर्वाधिक एट्राजीन का उपयोग करते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट तो है सीमाजीन है। ठीक है दोस्तों, खड़ी फसल में स्ट्राइगा का नियंत्रण करने हेतु एट्राजीन प्लस 2,4-D का मिश्रण में करते हैं। किसका, एट्राजीन प्लस 2,4-D, इन दोनों का मिक्सर करके अपन स्ट्राइगा का इस रूप वो क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। 2,4-D क्या है दोस्तों, एक खरपतवार नाशी के साथ हार्मोन भी है। खरपतवार नहीं, यानी कि जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं
उनको नष्ट करने के लिए अपन किसका, 2,4-D का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब है अगला उर्वरक प्रबंधन। सामान्य अनाज वाली फसलों को अनुपात रखते हैं अपन 4:2:1 रखते हैं दोस्तों, यानी कि 120 से 100 से 120 kg नाइट्रोजन, 80 kg फास्फोरस और 40 से 50 kg पोटास, ये अपन सामान्यतः रखते हैं। दाल वाली फसलों में दोस्तों 1:2:1 रखते हैं, यानी कि नाइट्रोजन उनको 40 रखते हैं, 60 फास्फोरस रखते हैं, 40 पोटास रखते हैं। क्यों रखते हैं दोस्तों? क्योंकि जो लेग्यूम क्रॉप होती है उनकी जड़ों में घाटा पाई जाती हैं, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरीकरण कर लेती हैं और उनको नाइट्रोजन की कम जरूरत। तेल वाली फसलों में दोस्तों 3:2:1 में रखते हैं, यानी कि 80 से 90 सेंटीमीटर नाइट्रोजन, 80 से 90% नाइट्रोजन, 60 से 80% फास्फोरस और 30 से 40% पोटास इनमें ज़रूरी होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। यानी QPM मक्का में सामान्यतः मक्का की अपेक्षा 50% अधिक नाइट्रोजन उपयोग किया जाता है। मतलब जो QPM मक्का होती है उसमें सामान्य मक्का की अपेक्षा 50% अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता। QPM क्या है? क्वालिटी प्रोटीन मेज, यानी कि क्वालिटी प्रोटीन मेज मक्का है, उसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि उसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल की अधिक मात्रा होती है, इसलिए उसको QPM मक्का कहते हैं। ये एक प्रोग्राम चलाएगा दोस्तों, आगे बताऊंगा। मक्का एक प्रोटोएंडस पादप है, इस कारण इसमें फूल आते समय, टेसल आते समय परागकणों को जिंदा रखने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, अर्थात टेसलिंग मक्का के उर्वरकों के प्रति संवेदनशील अवस्था है। यानी कि जो टेसलिंग होती है वो मक्का में उर्वरकों के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील अवस्था है, यानी कि टेसलिंग के समय मक्का में उर्वरक जरूरी है। अगला है मक्का में जिंक की कमी से सफ़ेद कली का रोग हो जाता है, यानी वाइट वर्ड। मक्का में जो वाइट वर्ड होता है वो किसी कमी से होता है? जिंक की कमी से दोस्तों। जिंक की कमी से, किस कमी से होता है? जिंक पोषक तत्व की कमी से, यानी कि एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर दोस्तों। जिंक की कमी से धान में खैरा रोग हो जाता है। धान में कौन सा रोग हो जाता है? खैरा रोग। ठीक है दोस्तों। एवं बोरोन की कमी से क्या है दोस्तों? भांजपन रोग उत्पन्न हो जाता है। भांजपन से तात्पर्य मतलब जैसे मक्के का ये भुट्टा है, उसमें दानों का निर्माण नहीं होता। दानों का क्या होता है? निर्माण नहीं होता, वो तो वो भांजपन होता है, बोरोन की कमी से हो जाता है। सिंचाई है इसका, इरिगेशन मैनेजमेंट। क्या है? इरिगेशन मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, इरिगेशन मैनेजमेंट। जलमांग क्या है दोस्तों? 500 से 700 mm। खरीफ की फसल है तो 500 से 700 mm जल की आवश्यकता होती है। इसकी क्रांतिक अवस्था आपको दो ही हैं दोस्तों, एक तो टेसलिंग है और एक सिल्किंग, यानी कि नर पुष्पक्रम के आते समय और एक मादा पुष्पक्रम के आते समय। यदि किसान के पास एक सिंचाई हो तो टेसलिंग अवस्था में करे। सिंचाई की विधि नाली या मेड़ विधि से करते हैं, वो पता ही है दोस्तों। और इसके जो कीट एवं रोग, पहला स्टेम बोरर। क्या है दोस्तों? स्टेम बोरर। ठीक है दोस्तों, स्टेम बोरर है। इसका नाम वानस्पतिक नाम है चिलोपार्टलस या चिलो इनपेस्टिस। ठीक है दोस्तों, ये आपके इतने वनस्पतिक नाम नहीं, साइंटिफिक नेम नहीं पूछता है इंसेक्टों के। चलो आगे चलते हैं। ये सिर्फ और पादप एवं चावल का एक हानिकारक कीट है। सिर्फ और पादपों का एक बहुत ही हानिकारक कीट है तनाछेदक या स्टेम बोरर। ठीक है दोस्तों, जिसमें इन पादपों में डेड हर्ट की समस्या उत्पन्न होती है। यह कीट अगस्त के महीने में सर्वाधिक फसल को हानि पहुंचाता है। अगस्त के महीने में सर्वाधिक फसल को क्या करता है? हानि पहुंचाता है। डेड हर्ट क्या होता है दोस्तों? ये प्लांट है डेड, इसमें ये कीट अंदर से घुसकर पूरी ये अंदर के जो माल वो होता है उसको खा जाता है। इससे क्या है दोस्तों, जो संवहन प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती है और पौधा सूखने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों इंसेक्ट, इसमें एक ही इम्पोर्टेंट है। अब अगला है दोस्तों मृदु रोमिलासिता, यानी कि पाउडर मिल्ड्यू। ठीक है दोस्तों, ये एक कवकनाशी है, मतलब ये मक्का का एक हानिकारक रोग है जो स्क्लेरोस्पोरा सोरगी नामक फफूंद द्वारा होता है। स्क्लेरोस्पोरा सोरगी नामक फफूंद से द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, इसी स्क्लेरोस्पोरा सोरगी ये ज्वार में भी होता है। ये पाउडर मिल्ड्यू ज्वार में भी इसी से होता है।
इसको उपचार के लिए क्या करेंगे, फंगिसाइड से उपचारित करेंगे, यानी कि बीजों को रेडोमिल या मेटालिक से उपचारित करेंगे। किसे, रोडोमिल या मेटालिक से उपचारित करेंगे। अब अगला है दोस्तों, क्या पढ़ते हैं अपन, कटाई एवं भंडारण। अब चलते हैं दोस्तों कटाई पे। कटाई में 20% दानों में नमी की मात्रा एक होना चाहिए इसमें, जब भी अपन को फसलों की कटाई करनी चाहिए। और आगे देखते हैं, अनाज वाली फसलों में 10 से 12% औसत नमी होनी चाहिए। दाल वाली फसलों में 8 से 10% नमी होनी चाहिए, औसतन नमी होनी चाहिए, जब भी अपन को फसलों की क्या है, कटाई करनी चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं इसकी उन्नत किस्में हैं, वैरायटी। क्या दोस्तों, वैरायटी या किस्में। गंगावन यह किस्म सन 1961 में निर्मित विश्व की प्रथम संकर किस्म है। कौन सी, गंगावन। फसलों में प्रथम अखिल भारतीय समन्वित कार्यक्रम 1957 में मक्का में प्रारंभ किया गया हुआ था, जो कि नई दिल्ली में कार्यरत है। दूसरा किस्म दोस्तों PEHM2। PEHM2 क्या है, पूसा अर्ली हाइब्रिड मेज। PEHM2 क्या है, पूसा अर्ली हाइब्रिड मेज। यह IARI नई दिल्ली द्वारा विकसित की किस्म है, जो लगभग 60 से 70 दिन में क्या हो जाती है दोस्तों, पककर तैयार हो जाती है। तथा इसका सर्वाधिक उपयोग यूपी में किया जाता है, मतलब सर्वाधिक जो उपयोग है इस मक्के का यूपी में किया जाता है। और दोस्तों HQPM1 है, HQPTM2 है, HQPM5 है, आर रत्ना है, प्रोटीना है, शक्ति है। दोस्तों ये रत्ना प्रोटीना RPS से याद रख सकते हैं, रत्ना है, प्रोटीना है, शक्ति है, आर मतलब ये क्या है, इनमें क्या है कि जो लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की सर्वाधिक अधिकता होती है, इसलिए ये मतलब इम्पोर्टेंट है, रत्ना प्रोटीना और शक्ति। अगला है दोस्तों अफ्रीकन टाल, ये मक्के के चारे वाली किस्म है। अफ्रीकन टाल क्या है, चारे वाली किस्म है। अगला है दोस्तों शुगर 75, ये मीठी मक्के की एक प्रमुख किस्म है। और दोस्तों HQPM क्या है, यानी कि क्वालिटी प्रोटीना मेज, ये QPM मक्का है, क्वालिटी प्रोटीना मेज। HQPM तो बताई दी, हाइब्रिड क्वालिटी प्रोटीना मेज। सामान्य मक्के में ओपेक जीन का उपयोग करते हुए विकसित की गई मक्का, जिसमें अत्यधिक मात्रा में लाइसिन एवं ट्रिप्टोफैन पाया जाता है। QPM मक्का की खोज विश्व में डॉक्टर SK बसल एवं भारत में डॉक्टर साईं दास द्वारा किया गया। मतलब जो HQPM की कार्य है विश्व में तो डॉक्टर बसल के द्वारा और भारत में डॉक्टर साईं दास के द्वारा किया गया था। आपको बताई दिया, जो इसके मक्के का जीन है OPEC2 जीन होता है। क्या है, OPEC2, उसका उपयोग करके सामान्य मक्का में उपयोग करके लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा बढ़ा दी गई। अब दोस्तों गोल्डन रे क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गोल्डन रे यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा दक्षिण राजस्थान में प्रमुख जिले प्रतापगढ़, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में चलाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य सामान्य मक्का को QPM मक्का में परिवर्तित करना था। गोल्डन रे कार्यक्रम का ये राजस्थान में चलाया गया था, दक्षिणी राजस्थान में। दक्षिण राजस्थान में कहाँ, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर भी शामिल है इसमें। क्या है दोस्तों, उदयपुर भी शामिल है, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक मक्का इसी क्षेत्र में पाई जाती, उगाई जाती, मतलब उत्पादन होता है। एकल संकर, मक्का में एकल संकर की खोज सल्वेस्ट ने की थी। किसने की, GS सल ने और ईस्ट ने नामक वैज्ञानिक ने 1910 में। और डी संकरण की खोज DF जोन्स ने, किसने की, जोन्स ने, DF जोन्स ने की थी। ठीक है, द्विसंकरण। मक्का पर अनुसंधान कार्य पूसा नई दिल्ली में होता है। मक्का पर जो अनुसंधान कार्य है पूसा नई दिल्ली में होता है। ठीक है दोस्तों, ये इसका जो वो था। और जो राजस्थान में सर्वाधिक मक्का पर कार्य है वो उदयपुर MPUT यूनिवर्सिटी में किया जाता है। और जो भी MPUT उदयपुर ने मक्का की बहुत सारी किस्में निर्मित की हैं। MPUAT1 है, MPUAT2 है, बहुत सारी किस्में मक्के पर निर्मित की गई हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।